नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे सोने और चांदी की कीमतों को लेकर। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने रिकवरी देखी है, लेकिन लगातार उतार चढ़ाव दोनों ही कम्युनिटी में बना हुआ है। और इसी के देख हम हमें जो देखने को मिल रहा है कि शेयर बाजार में भी काफी ज्यादा उठापटक है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बन रहे हैं ईरान अमेरिका के बीच में, यूक्रेन रूस के बीच में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, इन सब के मद्देनजर कमोडिटी के दाम किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और मार्च महीने में क्या आउटलुक रहेगा सोने और चांदी की कीमतों को लेकर, तो इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो कि जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। लगातार हमने उनसे चर्चा भी की है और पिछली बार जब जनवरी के महीने में हमने उनसे बात की थी, तब लाइफ टाइम हाई जो है गोल्ड और सिल्वर ने टच किया था। उसके बाद काफी करेक्शन भी देखने को मिला, लेकिन फिर उनसे समझते हैं कि किस तरीके के चाल वो देख रहे हैं दोनों कम्युनिटी में। तो अनुज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरा पहला सवाल अनुज जी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कुछ भी हो रहे हैं उनको देखते हुए क्या लग रहा है मार्च में क्या आउटलुक रहेगा सोने और चांदी के दामों की? देखिए, अगर आप पिछले 2 महीनों को देखेंगे, जनवरी और फरवरी को, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी हमने प्राइसेस में आती हुई देखी है। हमने जनवरी में हाईज़ भी बनते हुए देखे और फिर 29 जनवरी को हाई बनने के बाद गिरावट भी देखी। और अब अगर हम देखें तो फरवरी के बिल्कुल एंड में करीबन 29 जनवरी और 27 फरवरी, 1 महीना पूरा बीत चुका है और इस पूरे 1 महीने में हमने बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी गोल्ड, सिल्वर के भावों में आती हुई देखी है। करेक्शन भी रहा है, प्राइस बढ़त भी आती हुई दिखाई दी है और अब प्राइस धीरे-धीरे नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। एक डिमांड यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस बिटवीन हमने बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी आते हुए देखे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प साहब के टैरिफ को इल्लीगल भी करार दिया। उसके बाद ट्रम्प साहब ने 10% के टैरिफ पूरे वर्ल्ड पे लगाते हुए नज़र आए। तो काफ़ी एक अनसर्टेनिटी का माहौल दोबारा से यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड, सिल्वर के भावों में अगेन एक तेज़ी का ट्रेंड बनता हुआ नज़र आया है। हमने देखा है सिल्वर दोबारा से अब $90 के आसपास और गोल्ड दोबारा से $5200 के आसपास आता हुआ नज़र आया है। तो कहीं न कहीं जहाँ हमने गिरावट देखी थी, वहाँ से अब वापस संभलते हुए दिखाई दिए हैं भाव और अब हम देख रहे हैं कि जो प्राइसेज़ हैं, वो अनसर्टेनिटी की वजह से इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अनुज जी, जब पिछली बार हमने आपसे बात की तब मुझे याद है जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात है। उस दिन सिल्वर 112 114 डॉलर प्रति आउंस पे था। गोल्ड भी लगभग 5200 था। फिर हमने देखा 5650 का हाई टच किया। सिल्वर 122 24 के बीच में गया, लेकिन 70 के आसपास गिरकर भी नीचे आया। मार्च महीने में आपको क्या लग रहा है कि फरवरी महीना तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी चैलेंजिंग रहा होगा। उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये जा किस तरफ रहा। मार्च में उनको कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए। यहाँ से आप क्या सलाह दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को? देखिए, डेफ़िनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फरवरी का महीना काफ़ी उठा-पटक के साथ रहा, तो जो भी निवेशक थे वो काफ़ी असमंजस में थे कि भई अब क्या करना चाहिए। बट हमने यही कहा है कि हमेशा से कि गोल्ड, सिल्वर के भावों में जो भी डिप मिलते हैं, वहाँ पर आप एंट्री करते चलें, उसको आप एक इन्वेस्टमेंट का ज़रिया बनाएँ और हर गिरावट पे आप खरीदारी करते चलें। उससे कहीं न कहीं आपकी एवरेजिंग होगी और आपकी एक एसआईपी के फॉर्म में एक धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी। देखिए, आज ही अगर आप देखेंगे तो सेबी ने भी इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनको अलाउ किया है गोल्ड, सिल्वर के ईटीएफ में पैसा लगाने के लिए। तो कहीं न कहीं अब सेबी भी ये मान रहा है कि हेज करने के लिए, मार्केट की अनसर्टेनिटी करने के लिए भी गोल्ड, सिल्वर इंपॉर्टेंट है। तभी उन्होंने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को अलाउ कर दिया है कि अब वो गोल्ड, सिल्वर के म्यूचुअल ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। तो दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव पॉइंट। तो हमें लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, वो यहाँ पर बनी रहेगी और यहाँ पर हम एक अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देख सकते हैं। तो मार्च का महीना हालाँकि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है इंडियन पर्सपेक्टिव से, तो शायद आपको अगेन एक वॉलेटाइल सेशन या एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिले। बट हमारा ये मानना है कि आने वाले अगर हम 2 या 3 महीने की बात करें तो हमें पॉजिटिव व्यू लगता है और हमें लगता है कि अगेन अगर हम बात करें तो एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड, सिल्वर में दिवाली अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए अब मई के महीने में आपको अक्षय तृतीया भी आती हुई दिखाई देगी, अप्रैल महीने में, अप्रैल और मई में, तो अक्षय तृतीया पे भी अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है और फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट डिमांड भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। शादियों का सीजन भी स्टार्ट होगा, वहाँ भी आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। तो अगर हम आने वाले 4 से 5 महीने का व्यू लेके चलें, दिवाली तक अगर व्यू लेके चलें, तो मुझे लगता है कि व्यू पॉजिटिव रहेगा और आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। तो अनुज जी, जिस तरीके से सेबी के फैसले की आपने चर्चा की, मेरा सवाल भी मैं करने वाला था इसे लेकर। हमने देखा एमफी का डेटा आया, उसमें गोल्ड और सिल्वर जो है वो इक्विटी को उन्होंने बीट कर दिया, जो ईटीएफ जो पैसा उसमें आ रहा। और अब ये सेबी का फैसला, तो क्या अब तक जो गोल्ड और सिल्वर को टच करने से निवेशक हिचकते थे, वो एक नया इन्वेस्टमेंट जो है आएगा और वो उसके चलते और प्राइसेस को पुश मिलेगा?
देखिए, बिल्कुल अब इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके थ्रू भी आप करीबन 10 से 20% के आसपास आप गोल्ड, सिल्वर ईटीएफ में डाल सकते हैं। तो उससे भी कहीं न कहीं जो डिमांड है, वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। देखिए, ये डिसीज़न किस लिए लिया गया है? क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कई बार क्या होता है कि मार्केट जैसे गिरती है, तो कई बार प्राइसेज़ नीचे आने चालू होते हैं, तो उसको हेज करने के लिए रिस्क पॉलिसी के अंतर्गत उसको वहाँ पर रखा गया है कि अगर आप किसी को लगता है कि भई गोल्ड, सिल्वर बढ़ने वाले हैं, तो वो 10 से 20% के आसपास का अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं डेट में या गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में, तो वो सेबी ने अलाउ किया। तो ये कहीं न कहीं अब एक डिमांड क्रिएट करेगा। ये अब उन म्यूचुअल फंड में भी इस्तेमाल होगा जो पहले गोल्ड सिल्वर में पैसा नहीं लगा रहे थे। अब वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगा पाएँगे, तो डिमांड यहाँ पे जो ईटीएफ की वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी। तो लेकिन जिस तरीके से ईरान और यूएस हम देख रहे हैं, उनके बीच में बातचीत भी हुई, लेकिन ये तनाव अभी तक घटने का नाम नहीं ले रहा। आपको क्या लग रहा अगर ये एस्केलेट होगा तो उसके क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आते हैं? देखिए यूएस और ईरान का जो मैटर है, मुझे लगता है कि ये बहुत पुराना मैटर चल रहा है और कोई अभी तक उस पे क्लैरिटी नहीं है। और हम देखते हैं कि बार-बार जो यूएस है वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, तो वो क्लैरिटी अभी नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी यहाँ पर कोई हल आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यूएस चाहता है कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद कर दे। बट ईरान बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि वो भी चाहता है कि भई वो यूएस के ऊपर डोमिनेट ना करे। तो मुझे लगता है कि ये जो आपस में इनकी बातें हैं वो चलती रहेंगी और मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा कूल हो सकता है, बट अगेन आपको वहाँ पर जो टेंशन है वो क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी। तो जो यूएस और ईरान का इश्यू है, मुझे लगता है कि ये भी रहने वाला है और हो सकता है कि आगे भी ये जो है आगे की तरफ चलता हुआ दिखाई दे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर आपको सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कोई कूल बात हो जाए यहाँ पे या फिर कोई सीज़ फायर टाइप से कुछ बात हो जाए या कोई समझौते वाली बात हो जाए, तो वो यहाँ पर हो सकती है। बट परमानेंट सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर यूएस और ईरान के बीच में कोई आता हुआ दिखाई देगा। और चाइना, क्योंकि ये भी खबरें अनुज जी सामने निकल कर आई कि चाइना की तरफ से फिर से एक नए सिरे से गोल्ड की बाइंग की जा रही है। उसके मद्देनज़र आपको क्या समझ में आ रहा आने वाले समय में प्राइसेस को लेकर? देखिए, चाइना हमेशा से ही प्रीशियस मेटल को होल्ड करता आया है। हमने देखा है कि उसने सिल्वर भी होल्ड किया है, गोल्ड भी होल्ड किया है, एग्रीकल्चर कमोडिटी भी होल्ड करता आया है। तो हमें लगता है कि चाइना का जो डिमांड है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि चाइना अब गोल्ड को भी यहाँ पर होल्ड करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उनका मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट करेंगी। तो हमारा मानना है कि अब चाइना जो है वो गोल्ड भी होल्ड करेगा, चाइना जो है वो सिल्वर भी होल्ड करेगा, तो उससे भी काफ़ी हद तक सपोर्ट आएगा। इवन हमने देखा है कि चाइना ने पिछले 2 महीनों में चाइना के सेंट्रल बैंक्स ने भी गोल्ड के अंदर खरीदारी करी है। तो सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी भी है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और अनुज जी, क्योंकि जिस समय जनवरी में हमने बात की, 122 डॉलर सिल्वर गया और गोल्ड 5,650 के करीब। आपको ये लगता है कि ये जो पुराना लाइफ टाइम हाई है, वो हम फिर से 2026 में इन दोनों कमोडिटी में देख पाएँगे या वो बहुत ज़्यादा बबल लेवल पे चला गया था? देखिए, नहीं, लेवल ऐसा तो नहीं है, लेवल तो डेफ़िनेटली आता हुआ दिखाई देगा, बट ये लग रहा है कि शायद 2026 में आपको एंड तक शायद ना आता हुआ दिखाई दे। प्राइस थोड़े से रेंज बाउंड में रहे, बट हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में आपको ये लेवल भी अचीव होते हुए दिखाई देंगे, उसके ऊपर नए हाई बनते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बन रहे हैं, जिस तरीके से करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, इंटरेस्ट रेट लोअर हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो डिमांड है, जो सेफ हेवन डिमांड है, वो आपको गोल्ड, सिल्वर में आती हुई दिखाई देगी। तो मेरा मानना है कि आने वाले 2 सालों में आपको ये लेवल भी ब्रेक होते हुए नज़र आएँगे और फिर हम नए हाईज़ भी बनते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो क्योंकि मई के महीने में शायद फेड के नए गवर्नर जो हैं वो आ जाएँ, उसके बाद क्योंकि उनका हॉकिश थोड़ा रुख रहेगा, उसके बाद कमोडिटी प्राइसेस को लेकर क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि वो शायद यहाँ से इंटरेस्ट रेट फेड जो है बहुत ज़्यादा कम ना करे, बल्कि उल्टा बढ़ाने का शुरुआत ना कर दे। देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का तो कोई सवाल नहीं है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से यूएस के अंदर हम चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरीके से हम यूएस के अंदर इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जॉबलेस अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख रहे हैं, तो बढ़ने का टाइम तो नहीं लग रहा है मेरे को। हो सकता है कि वो स्टेबल यहाँ पे रखते हुए नज़र आएँ या एग्रेसिव कट ना करें। तो अगर वो ऐसा भी करेंगे तो हो सकता है कि गोल्ड, सिल्वर के भावों में एक स्टेबिलिटी आपको आती हुई दिखाई देगी। तभी मुझे लगता है कि शायद 2026 में आपको उतने हाई लेवल ना बनते हुए दिखाई दें, क्योंकि वो काफ़ी हॉकिश्ड हैं और वो हो सकता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको स्टेबल करते हुए नज़र आए। अगर वो स्टेबल भी करेंगे, तो फिर आपको गोल्ड, सिल्वर में सपोर्ट फ्लैट होता हुआ दिखाई देगा। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोई बड़ा आपको इतना बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जैसा हमने वहाँ पर आते हुए देखा है। यहाँ पर हमें लगता है कि प्राइसेज़ जो है वो फ्लैट रहेंगे और एक रेंज बाउंड ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। बट हाँ, लोअर लेवल पे आपको ज़रूर रिकवरी गोल्ड, सिल्वर में आती हुई दिखाई देगी। तो अभी से अनुज जी, आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या कह रहे हैं? वो ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें या म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करें,
या हार्ड अगर खरीदारी कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर की, वो भी करें, तो किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट अपना अनफोल्ड करें वो? देखिए, मुझे लगता है कि ईटीएफ के थ्रू जा सकते हैं, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं, एक एसआईपी फॉर्म में कर सकते हैं, हार्डकोर में भी जा सकते हैं, सिस्टमैटिक ढंग से खरीदारी करें, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते चलें, एक साथ एकदम से सारा पैसा ना लगाएं, हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी को ऐड करें, एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस बना के चलें, एकदम से आप सारा पैसा ना डालें, हर महीने कुछ कुछ अमाउंट आप ऐड करते चलें, जैसे कि सेबी ने भी अब अलाउ कर दिया इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर आपका इक्विटी प्लस कमोडिटी दोनों का ही संगम हो जाएगा, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं जो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाएंगे। तो बहुत सारी अब तो एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं और सीबी भी यहाँ पे बहुत सारे एवेन्यूज को ओपन कर रहा है जो कि इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। और अनुज जी, जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में हम उतार-चढ़ाव देख रहे हैं, आज भी हम इंडेक्स देख रहे हैं जिस तरीके से मार्केट में, तो क्या इन्वेस्टर्स को आप कहेंगे कि थोड़ा-सा इक्विटी को नज़रअंदाज करके कमोडिटी तरफ उनको जाना चाहिए, जहाँ पे इन्फ्लेशन को भी वो बीट कर सकेंगे और शायद थोड़ा स्टेबिलिटी आने वाले समय में वहाँ पे रिटर्न उनको मिलेगा? देखिए, इक्विटी एक लॉन्ग टर्म असेट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वेल्थ क्रिएशन का पार्ट है, तो इक्विटी में तो रहना ही चाहिए। बट हाँ, देखिए, अब जैसे सेबी ने भी अलाउ किया है कि इक्विटी ओरिएंटेड फंड के साथ आप गोल्ड सिल्वर में ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इंडिविजुअल्स को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 10 से 20% वो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में डाल सकते हैं, गोल्ड सिल्वर को इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना सकते हैं, कुछ डेट को भी ऐड कर सकते हैं, प्लस इक्विटी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बुका होना चाहिए जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हो, जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई हो जाए। तो अनुज जी, अगर टारगेट्स की बात करें, क्योंकि तमाम जो आपने टारगेट्स 2025 में जी। दिए, धनतेरस पे हमारे दर्शकों को नए साल के समय में आपने दिया, और जनवरी के महीने में जब हमने पिछली बार बात की वो सभी बीट्स हो गए। यहाँ से आप क्या लक्ष्य लेकर गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में, इंटरनेशनल अगर डॉलर के टर्म्स में बात करें, चाहे हम इंडियन करेंसी के फॉर्म में बात करें, क्या टारगेट लेकर आप चल देखिए, रहे हमें हैं? लगता है कि दिवाली तक अगेन आपको 5400 से लेकर $5600 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं, और सिल्वर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 से लेकर 110 तक के डॉलर के प्राइस आपको सिल्वर में देखे जा सकते हैं। हालांकि सिल्वर काफ़ी रेंज बाउंड है, गोल्ड काफ़ी रेंज बाउंड है, बट हाँ, डिमांड के चलते, अनसर्टिनिटी के चलते और सेफ हेवन के चलते हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको दिवाली तक गोल्ड में 5400 से लेकर 5600 और चांदी में 100 से लेकर $110 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और इसको रुपए के टर्म्स में अगर अगर आप डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से डिफाइन देखिए, करेंगे? रुपी टर्म में मुझे लगता है कि अगेन आपको गोल्ड का भाव करीबन 1,70,000 से लेकर 1,80,000 तक के लेवल, और सिल्वर में करीबन 3 लाख से लेकर 3,20,000 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो अनुज जी, सिल्वर में इतना ज़्यादा उतार, गोल्ड में हम फिर भी देख रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी नज़र आती है। सिल्वर में प्राइसेज़ में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों है? देखिए, इसलिए है क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट है, और उसकी हम देखते हैं कि कई बार लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, निकालते भी हैं, और इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत तेज़ी से ऊपर-नीचे होती है। तो उसकी वजह से प्राइसेज़ में हम उठापटक देख रहे हैं। हालाँकि लिमिटेड सप्लाईज़ हैं, तो उसका भी थोड़ा-सा टेंशन रहता है कि सप्लाई कम है, तो प्राइसेज़ में बहुत जल्दी प्रीमियम डिस्काउंट हो जाते हैं। जैसे सप्लाई आती है, प्राइस डिस्काउंट हो जाते हैं, सप्लाई कम होती है, तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से भी उठापटक देखने को मिलती है। और देखिए, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है, तो इंडस्ट्रियल मेटल की अगर आप बात करेंगे, तो जो भी इंडस्ट्रियल मेटल होगा, वहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी और उठापटक भी आपको देखने को मिलेगी। तो हम मार्च महीने के लिए पॉजिटिव लेकर चलें। फरवरी तो बहुत ही लोगों को झटका दिया है, फरवरी का महीना, लेकिन मार्च में हम ऑप्टिमिस्टिक रहें प्राइसेज़ को देखिए, लेकर? बिल्कुल मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। जो भी डिप्स मिलते हैं, जो भी गिरावट आती है, वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड आप देख सकते हैं, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी है, साथ में जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से आपको खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन डेफिनिटली है, हेज हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी डेफिनिटली है, तो ये सब मार्केट को सपोर्ट करेंगी। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया अनुज जी। आपने बहुत जल्दबाज़ी में समय हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए, और आपने विस्तार से बताया, और मार्च महीने में थोड़ा-सा स्टेबिलिटी जो फरवरी में हमने देखा था, जिस तरीके से उतार-चढ़ाव प्राइसेज़ में हुआ, तो शायद वो मार्च में देखने को ना मिले, अनुज जी बता रहे हैं। लेकिन वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं आगे आने वाले समय में भी प्राइसेज़ को लेकर। पुराना हाई उनको लगता है कि साल के अंत तक नहीं तो आने वाले समय में ज़रूर टच करेगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अनुज जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिर हम आपसे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेज़ को लेकर जुड़ेंगे निवेशकों के लिए, और बहुत-बहुत शुक्रिया इस जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, अनुज गुप्ता जी हमारे साथ थे और उन्होंने विस्तार से बताया, और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें, कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी प्रश्न आप लिख कर भेज सकते हैं,
आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।